लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला जो चैप्टर है वह है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो यह है थियोफ्रास्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यह हुई है ग्रीक से। हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो यह दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रियोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का होता है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घासों का। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी कहते हैं। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी और परागकणों पॉलन ग्रेन का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है तो यह कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है आलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स कहलाता है आपका डेंड्रियोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह फफूंद का। एग्रोफॉरेस्ट्री है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो यह है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह है सब्जियों की खेती जो है वो हॉर्टिकल्चर जो है वो नहीं होता है। बाकी सब इसमें सही है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी। फलों की खेती को पोमोलॉजी। दूसरा चैप्टर पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम।
निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, तो यह है लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? तो यह किया था स्वीडिश ने। पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरोगेम्स में, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में, और वर्गीकरण की आधारिक इकाई है स्पेसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे, और द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नाम को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति। और जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृतबीजी। जीवाणु की खोज किसने की? तो लुवेनहुक ने। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो यह है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होती है सूत्र कणिका। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो यह होती है छर रूपी बैसिलस। और जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे हैं कहलाते हैं कोकाई। गोलाणु एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो एक गोल जीवाणु कोकस कहलाता है। एक स्पाइरल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो स्पाइरिलियम कहते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो यह होते हैं जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो यह कहलाता है वर्नकिलवक। पाश्चर प्रसिद्ध है, तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए निम्न में से सबसे छोटा जीव है, तो यह है माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजनों को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं रूट नोड्यूल्स पाई जाती है कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसरीसिया कोलाई। तपेदिक टीवी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो यह है फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो यह है ऑक्सीजन का अवशोषण। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो यह है एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो लैक्टोबैसिलस। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो यह है राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोवस्की ने की थी। विषाणु माने जाते हैं, तो यह माने जाते हैं
सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में नहीं होते हैं। TMV शब्द निम्नलिखित संबंधित है विषाणुओं से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। चेचक के लिए टीके का विकास किया जाता है एडवर्ड जेनर ने खोज की चेचक का टीका। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो विषाणुओं में। एड्स का कारण है तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स वायरस क्या होते हैं? तो एक सूची RNA। एड्स का कारण क्या है? तो यह है वायरस। ईबोला क्या है? तो ईबोला है आपका वायरस। एड्स फैलता है तो शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? तो यह है विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है तो विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणुओं के कारण। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है तो यह है विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल का। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह है सेलुलोज की। हाइड्रा की शुरासी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यह मिलता है यूक्लोरेला। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो यह केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो यह है शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो यह नीलहरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। एगार किससे तैयार होता है? तो शैवाल से। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो यह होते हैं फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमीसेलुलोज की। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं तो यह होते हैं विविध पोषी। माइकोराइजिया सहजीवी संबंध होता है तो कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। वृक्षों की छालों बार्क्स पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कॉर्टिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्लोरोफिल्स। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो यह कवक में नहीं होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है तो यह होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है सेक्रोमाइसीज सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? तो यह कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो यह की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और गोट किससे प्राप्त होते हैं? तो यह होते हैं क्लेविसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किसके से किया जाता है? तो यह किया जाता है पेनिसिलियन
सीलियम क्राइसोजेंस से। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ईस्ट में कायिक जनक होता है तो यह मुकुलन द्वारा निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो यह है एगेरिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो यह होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? तो यह किया वॉक्समैन ने। टिक्का रोग किसमें होता है? तो यह होता है मूंगफली में। सड़न रोग रेड रूट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कवक द्वारा। सामान्य खाद छत्रक क्या होता है? तो कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? तो यह है आपका कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो यह है आपका पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है माइकोराइजा। एफ्लाबीस किससे हैं? तो कवक से। और डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? तो शैवाल और कवक के। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोच्चतम सूचक है? तो लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हैलोटिज्म। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कार्टिकोल्स। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजोइड्स पाया जाता है तो ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है। तो यह है लीवरवर्ट एमोस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो यह हुई टेरिडोफाइट्स में। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो यह रखते हैं सीले जीनेला। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती है साइकस में। सबसे बड़ा जीवांड किसमें होता है? तो साइकस में होता है। और चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से प्राप्त होता है। और साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो यह साइकस से बनाया जाता है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन
किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिनको विषाणु क्या है? अकोशी। ये तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला को किया जाता है। तीसरा चैप्टर देखते हैं, पादप आकृति मतलब कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। मूलांकुर रेडिकल्स के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। स्थानिक मूल। मूलांकुर रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। श्वसन मूल। निम्नलिखित श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। डहेलिया की जड़ें होती है कनिदल तथा पुलंकित। और ऊपरी रोही मूल मिलती है आर्किड्स में। न्यूमेटाफोर श्वसन मूल प्रायः मिलती है मैंग्रोव पादपों में। आर्किड्स में वीला मेन जड़ें होती हैं। तो नमी अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो यह आलू। अवस्तंभ मूल स्टील रूट पाई जाती है गन्ने में। स्तंभ मूल प्रॉप रूट होती है। स्थानिक जड़ें। मूलांकुर से गाजर है एक जड़। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है स्तंभ मूल। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो यह है शंक्वाकार जड़। प्याज जो है वह गलत है और सब सही है। कुंभी रूप जड़ सलजम में होता है। तकरूपी जड़ मूली में होता है। श्वसन मूल ये होता है आपका मैंग्रोव पौधे में। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही जड़ होती है। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरम है तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषित कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? आलू। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो यह आलू है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो यह करता है पत्तियाँ। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो सक्रांत का कंद। निम्न में से कौन सा तना है? तो यह है अदरक का। प्याज में खाद्य भाग्य है तो यह तना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू है। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो यह होता है शुष्क कोद भित्ति। कैक्टस में सूल स्पाइन्स किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो शुष्क कोद भित्ति में। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है तो सभी चारों चक्र पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायांग। निम्न में से कौन सा एक उभय लिंगी फूलों के बारे में सही है? तो यह है उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं।
कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। तो फ्लोरीजन श्वास संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो यह है बुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफलेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पुष्प है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागम। एनीमोफिली परागन है वायु द्वारा। एंटोमोफिली परागन है कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है, तो यह कहलाता है चीरेरोफिली। जूफिली परागन होता है जंतुओं द्वारा। आर्निथोफिली परागन होते हैं पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागन कहलाता है हाइड्रोफिली। जो परागन बंद पुष्पों में होता है कहलाता है कलिस्टोगेमी। पर परागम लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। वर्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। कीट परागित पुष्पों में घोंघे स्नेल द्वारा परागन कहलाता है, तो यह मैलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है कीट द्वारा। वर्गीकाग्र स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, तो कीट परागित पुष्पों में घोंघे स्नेल द्वारा परागन कहलाता है मैलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है आपका कीट द्वारा। परागकण पॉलिन ग्रेन्स है। अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद भित्ति। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागन होते हैं। रुक्ष और चिपचिपे निषेचन क्रिया है। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं, तो अध्यावरणों से द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है। तो आवृत बीजी का अनिषेचन पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेकफलनीय है? तो केला। गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो सेब में होता है। निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज का। एक सत्य फल ट्रू फल परिवर्धित होता है, तो अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रुप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारीय भाग होता है मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मासल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, तो हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। अनानास पाइन एप्पल किस प्रकार का फल होता है? तो साइकोनस। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो केला और बेरी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन।
किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते? तो साइकस। बीज विकसित होता है बीजांडों से। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज। आर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की। सजीव प्रजक विविपेरस अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में। अधोभूमिका अंकुरण हाइपोगियल जर्मिनेशन पाया जाता है मक्का में। भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है अरंडी में। पौधे में पितृस्थ अंकुरण विविपेरी का अभिप्राय है। जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटपर्णी पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीटाहारी पादप है? तो यह है घटपर्णी। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यह है बांस। और विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। तना स्तंभ होता है प्रायः धनात्मकतः और प्रकाशानुवर्ती। किस पादप में तना संचयन तथा चीड़ कालिकता के कार्य करता है? तो हल्दी। आवृतबीजी की वर्ग की टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म अब देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसे वर्गी की टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो लिनियस ने। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है जाति। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी। कपास संबंधित है मालवेसी से। बैगन किस कुल का पौधा है? तो यह है सोलेनेमी का। कपास के पौधे का वंशीय नाम जेनेरिक नेम जो है वो गोसिपियम है। आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो ग्रैमीनी। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। और दलहनी पौधे संबंधित है लेग्यूमिनोसी से। सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी। मूंगफली ग्राउंडनट का वानस्पतिक नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है तो यह है थिया साइनेसिस। तेल बीज ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो यह होती है क्रूसीफेरी से। मटर पौधा है साग। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सीकुआ। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से। एफ्रेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो यह करता है तना। कपास के रेशे होते हैं तो बीजों के अधिचर्मी रो मॉर्फिन निकाला जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से। केसर उत्पन्न होता है क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है तो बेटुला की छाल से। लौंग है तो लौंग है सूखे फूल गोभी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पकर्म। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो बीजों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण प्राप्त होता है तो जड़ों से होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लेक्टस से। रेस्पिन नामक औषधि प्राप्त होती है राउ वुलिफिया सरपेंटाइना से। कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो यह पाई जाती है छाल से।
वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर में। हल्दी, टर्मरिक चूर्ण, टर्मेरिक पौधे। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर में। हल्दी, टर्मरिक चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह होता है शुष्क प्रकंद से। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो यह है ट्रिटिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो यह है आंवला। तंबाकू की पत्तियों में होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटिन। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है राउबुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल है? तो यह है चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो यह है प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादक नहीं है? तो कपास जो है वो नहीं है तने का उत्पादक। बाकी तीन है सन, पटसन और जूट। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो यह की जाती है दालचीनी। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह होता है फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्पकर्म के निस्राव से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो घास। धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को कहते हैं। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन। पपीते का पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरी का जेंथेन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? तो यह है कैप्सेइसिन की उपस्थिति। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सेलिकस परप्यूरिया का। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो यह है सहजीवी। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो यह किया विकेटर ने। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोगी में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है वर्तिकाग्र। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? तो यह होती है ल्यूमिनोसी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग जो है वो कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है द्विपद। पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी देखते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन देखिए। परासरण की परिभाषा है अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रभाव। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने
पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है वह जब यह रखी जाती है एक अल्प राशि विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। अंत शोषण के कारण लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। अंत शोषण के कारण उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। तो यह बनता है बाह्य परासरण के कारण पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो यह होता है केशिका जल। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो 16। धान का खेरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता। फूल गोभी का बीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मोबिलिडियम, इसको शॉर्ट में एमओ कहते हैं। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीशियम की कमी से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो यह है जल हानि। और जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो बिंदु स्राव वाष्पोत्सर्जन में होता है। तो पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन मानी यंत्र है, तो यह है पोटोमीटर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो यह होता है पूरा पौधा। और वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होता है, तो निम्न नमी व उच्च तापमान। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है वाष्पोत्सर्जन। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है तो इनमें से सभी की पर्णहरित, धूप और जल तीनों की ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो बाहर निकलता है आपका ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य इसमें से कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, यह असत्य है। बाकी सब जो है वह क्या है? सत्य है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है तो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग के प्रकाश में। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो यह है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफिरिन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। और निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है तो प्रकाश का अवशोषण।
प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस क्या नाम है? तो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है तो यह आती है जल से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो ग्लूकोज है। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है तो यह कहलाता है रेसिप्रोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है तो श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि यह रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ती है। एटीपी का अभिप्राय है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है तो यह होता है इथाइल अल्कोहल का। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो पायरुविक अम्ल। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। 2,4-D है तो यह है खरपतवारनाशी। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह है उपरोक्त सभी कथन जो है वह सही है। यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं और इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी। इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। वह पत्तियों का विलंघन रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो यह किए जाते हैं ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो यह होता है ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो यह निभाता है एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीजन। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो यह निकाले जाते हैं कवक से। निम्न में से
निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? तो 2,4-D। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो J.C. बोस। निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यह होती है यूकलिप्टस। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं तो वृद्धि के मापन में पौधों में वृद्धि होती है तो यह होती है जीवन पर्यंत। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं तो सिग्माइड वक्र। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है तो सोडियम। पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उत्पन्न के कारण होता है उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है तो यह कहलाती है कंपानुकुंचन गति। और छुई मुई की पत्ती में गति होती है तो कंपानुकुंचन। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना कहलाता है तो यह कहलाता है हीलियोट्रोपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है तो स्पर्शानुवर्तन का। सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भक्षी पौधों में गति होती है तो यह होती है स्पर्शानुकुंचित गति। जड़ें घनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है। अधिकांश मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या कहलाता है? तो कोशिका क्रिया। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है रंध्र। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो साइटोकिनिन। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 प्लांट डिजीज। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है तो जंगली किस्म से प्रजनन करा के। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो यह है बाजरा से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। धान का प्रसिद्ध रोग घेरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर। मीलीबर्ग किस फसल से संबंधित है? सरसों। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पीथियम डिवेरियनस। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से। गन्ने का लाल सड़ांध रेड रूट ऑफ शुगर केन किसके कारण बनती है? तो कॉलेरोट्राइकम फैलेक्टम। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है तो यह है आपका फाइटोप्थेरा इन्फ्रेस्टेस। सिस्टस कैंकर है तो नींबू का एक रोग है। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? तो तंबाकू का मोज़ेक रोग जो है वो नहीं है।
रिंग डिजीज़ के नाम से जाना जाता है तो सेथिल रोग है यह। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो यह है ऑक्सीजन की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो धान हरित बाल सही सुमेलित नहीं है। मटर का बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू सही है ये। बाजरा, अरगट, चना, उक्टा विलट, करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की और गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है के.सी. मेहता। 7 चैप्टर देखते हैं। पादप उत्तक प्लांट टिश्यू। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है तो यह है कैम्बियम। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है तो कॉर्क कैम्बियम से। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो आहार वहन के लिए। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है तो यह जल वहन के लिए। एक वृक्ष की आयु पर पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके। वायु तक किन पौधों में पाया जाता है? तो हाइड्रोफाइट्स में। आर्किड में विलामेन उत्तक पाया जाता है तो मूलों में। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो अंतःरंभीय ऐधा की। और समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष। यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई तो सन 1998 में यह कील कितनी ऊंचाई पर होगी? यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है तो 5 फीट होगा। जलोदभित्ति निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो वायु तक की। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है तो लंबाई में वृद्धि के लिए। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं तो मरुद्भिदों में। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है निम्न के कारण तो यह कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। विलोमेन की आवश्यकता होती है तो यह होती है नमी के अवशोषण के लिए। पार्श्व विभाजक तक उत्तरदायी होता है तो मोटाई में वृद्धि के लिए। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो यह होता है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्य किससे प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स सुवेर। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जे.सी. बोस ने। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस निम्नता का कारण किसकी बहुतायकता को माना जा सकता है? तो यह माना जा सकता है दृढ़ोतक। अब है आपका प्लांट जेनेटिक्स। पादप आनुवांशिकी देखते हैं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो गेगर मेंडल है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। वंशागति की इकाई है जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? तो यह किया गार्डन पी पर। बारबेरा
स्टॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का पर। गेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आनुवांशिकता के नियम के कारण। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। तो पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभावित अप्रभावितता का। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया है क्योंकि इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, तो यह है सहलगनता और मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। तो 3:1 जीन बने हैं डीएनए के। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो कॉर्नबर्ग। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है तो एक माता के लक्षणों का पृथक होना मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता खुराना ने किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो बेटसन। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो यह क्रोमोसोम। आनुवांशिकता शब्द किससे गढ़ा है? तो बेटसन। आज का वीडियो यहीं तक, इसके आगे का मैं नेक्स्ट डे लेके आऊँगी। थैंक यू।